Everyone, I hope you all are fine. Today I am going to discuss more than 100 plus questions on OOPS. So I hope you are going to like these questions, and if you like, kindly subscribe my channel. So our first question is, object oriented programming makes programs more reliable, simulates real life, uses a lot of intimidating vocabulary which is not as bad as it sounds, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो देखो, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी वो बेसिकली इसीलिए की गई थी कि हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सिमुलेट कर सके. ऊप्स से पहले, ऊप्स का जो लैंग्वेज होता है C++ और बहुत सारी हैं, उससे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज थी जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है. लेकिन इसके अंदर क्या था कि हम सारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, जैसे अगर हम कलर्स को, कार्स को, इन चीज़ों को भी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाना चाहते हैं और इनको ऑब्जेक्ट्स की तरह डील करना चाहते हैं, तो वी वर नॉट एबल टू डू दैट. ठीक है, तो इसके लिए ऊप्स का कॉन्सेप्ट आया था जिसके अंदर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स हैं. तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सिमुलेट करता था. दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वो बोल रहा है मैथ डॉट पार 3,4. तो इसके अंदर जो POW फंक्शन है वो पावर फंक्शन है. तो पावर फंक्शन एक टाइप से क्या करेगा, 3⁴ कर देगा. जो मैथ है वो आपकी क्लास का नेम है, और जो मैथ डॉट पार के बाद जो भी कैलकुलेशन होगी वो किसके अंदर जाएगी, इट इज़ गोइंग टू द रिजल्ट वेरिएबल. यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल है, इंट का मतलब है इंटीजर टाइप का. तो जिसका आंसर बनेगा दैट विल बी दिस 3⁴. जब आप 3⁴ करोगे तो आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी 3 × 3 × 3 × 3. तो 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81. तो योर आंसर विल बी 81. Next question is, a conditional statement is a program expression that evaluates to true or false, a program statement that requires input from a keyboard, any program statement with a binary operator, या फिर any program statement with a urinary ऑपरेटर. तो देखो, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट होती है विच इवेलुएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स. मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, कंडीशन होगी. अब देखो, कंडीशन कुछ भी होती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है. जैसे मैं बोलूँ इज इट रेनिंग, तो आइदर आंसर विल बी यस और नो, या तो रेन हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, है ना. दोनों चीज़ें, दोनों केसेस कांट बी ट्रू. आइदर वन ऑफ द केस इज ट्रू और द सेकंड वन इज ट्रू. तो यानी ट्रू या फॉल्स जब ऐसा रहता है तो उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं. दैट्स व्हाई आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इन इज, एन ऑब्जेक्ट इज वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, another word for a class with static methods, a method that assess class attributes. देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्या है, क्लास का एक इंस्टांस है. देखो, जब भी आप एक क्लास बनाओगे ना ऊप्स के अंदर, तो उस क्लास को आप डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उसके हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, बेसिकली मेमोरी के अंदर जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेमोरी के अंदर उसकी ना ऐसे स्टोरेज बन जाती है एक. ठीक है, जैसे मान लो मेरी क्लास है ए, तो उसका जब मैं मान लो और उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, या कोई वो ढंग का ले लेते हैं, से मैंने बोल दिया मेरी क्लास है एक कार. ठीक है, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया से मारुति. ठीक है, तो जो मारुति नाम से है, ऐसे एक स्पेस आपका मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा. तो मारुति से रिलेटेड जितना भी डेटा और मेथड्स आप बनाओगे वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्टांस बोलते हैं. नेक्स्ट इज, when is a constructor called. Each time the constructor identified is used in a program statement, during the instantiation of an object, during the construction of a new class, या फिर at the beginning of any program execution. तो आपका आंसर है बी, ड्यूरिंग द इंस्टांशिएशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट. जब भी आप कोई न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, इंस्टांस क्रिएट करोगे उसका, तब आपका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा ही क्रिएट होता है. देखो, कंस्ट्रक्टर्स को हम खुद भी कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा ही क्रिएट होगा जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इंस्टांशिएट करेंगे. व्हाट इज़ एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर. अ कंस्ट्रक्टर विद टू मैनी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, अ सेकंड कंस्ट्रक्टर विद द सेम कंस्ट्रक्टर हेडिंग एज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, अ सेकंड कंस्ट्रक्टर विद अ डिफरेंट आइडेंटिफायर देन द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, या फिर अ सेकंड और अदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद अ डिफरेंट सिग्नेचर देन एनी अदर कंस्ट्रक्टर. तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ओवरलोडेड. ठीक है, ओवरलोडेड के अंदर क्या होता है, एक सेकंड या फिर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनका डिफरेंट सिग्नेचर होता है देन एनी अदर कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, वो आपके उस, जैसे आपने ये लिखा, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया से ऐड नाम का. ठीक है,
ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में अब अगर इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, अगर दूसरा बनाऊंगी तो बस इसका सिग्नेचर चेंज करना है, मतलब जो मैं पैरामीटर लिस्ट बना रही हूँ उसको मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट में मैं 2 डाल दूँ, डबल करके कोई और बना दूँ, एक और बना लूँ। तो इस ढंग से अगर मैं उन सब के जो लिस्ट होती है उसको डिफरेंट कर दूँ तो आप उसको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बोलते हो। असेस टू प्राइवेट डेटा और प्राइवेट मेथड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेथड्स ऑफ द सेम क्लास, रिस्ट्रिक्टेड टू मेथड्स ऑफ अदर क्लास, अवेलेबल टू मेथड्स ऑफ द सेम क्लास एंड अदर क्लासेस, नॉट एन इशू बिकॉज द प्रोग्राम विद नॉट कंबाइल। तो वो क्या बोल रहा है कि प्राइवेट डेटा या प्राइवेट मेथड को एसेस कौन कर सकता है? इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मेथड्स ऑफ अदर क्लासेस। देखो प्राइवेट डेटा को उस क्लास के तो मेथड जो है वो एसेस कर ही सकते हैं, अगर उसको कोई भी एसेस नहीं कर सकता तो फिर फ़ायदा ही क्या है? बेनिफिट तो तब है ना, देखो जिस क्लास का वो है उसको तो एसेस करने वाले, तो जिस क्लास का वो डेटा है उस क्लास के मेथड्स तो प्राइवेट डेटा को एसेस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी और, चाहे आप फ्रेंड फंक्शन बना लो, चाहे आप उसके आगे उसको एसेस कर लीजिए, इनहेरिट कर लीजिए उस डेटा को, तो उस वो प्राइवेट डेटा कहीं भी नहीं जाएगा। इनहेरिटेंस में भी उसको नहीं यूज़ किया जा सकता, अगर आप उसको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एसेस करना चाह रहे हो तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू मेथड्स ऑफ अदर क्लासेस, सिर्फ उसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट है अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ नो पैरामीटर मेथड विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द इंस्टांशिएशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट, इज अ पैरामीटर मेथड विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द इंस्टांशिएशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट, इज अ नो पैरामीटर मेथड, इज अ पैरामीटर मेथड। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा और इसमें कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं होगी। पैरामीटर लिस्ट कौन सी होती है, जो आपकी साइड में ब्रैकेट बनी होती है, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप जो भी डालते हैं दैट इज़ योर पैरामीटर लिस्ट। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, इट इज़ अ नो पैरामीटर मेथड, ठीक है, इसमें पैरामीटर्स तो होते ही नहीं, विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा आपको ऑटोमेटिकली ही कॉल होगा ड्यूरिंग द इंस्टांशिएशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इसने होना ही होना है। अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इज अ नो पैरामीटर मेथड which is called automatically during the instantiation of a new object. It is a parameter method which is called automatically during the instantiation of a new object. Is a no parameter method, is a parameter method. तो इसका आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। देखो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जब वो बोल रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, पैरामीटर की लिस्ट तो होगी, यानी उसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ होंगी, तो वो यही बोल रहा है, बी ऑप्शन है इसका आंसर। इट इज़ अ पैरामीटर मेथड विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर है तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा जब भी आप उसको एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग क्लासेज इन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड जावा लैंग्वेज लाइब्रेरी यूजिंग फीचर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, combining data and the methods which process the data inside the same module, dividing a program into multiple related files for each class in the program। देखो इनहेरिटेंस क्या है, जैसे हमारे इनहेरिटेंस है कि हमने कुछ फीचर्स, हमारे ग्रैंडफादर के कुछ फीचर्स हमारे फादर या मदर में आए एंड आफ्टर दैट इट केम इनटू अस। सिमिलरली अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग क्लास है और उसके फीचर्स को दूसरी जो डिराइव्ड क्लास होती है या जो चाइल्ड क्लास होती है अगर वो उसको ले पा रही है तो वो जो फीचर है वो क्या इनहेरिटेंस है। तो वी आर गोइंग टू रीड द बी ऑप्शन। यूजिंग फीचर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब एक क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और हमने उसके फीचर्स ले लिए तो वो क्या है, इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट है क्लास विच कैन यूज ऑल द फीचर्स ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड क्लास इज। स्टैटिक क्लास है, सुपर क्लास है, सब क्लास है या ओवरलोडेड है। तो देखो अ क्लास विच कैन यूज ऑल द फीचर्स ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड क्लास। एस्टैब्लिश्ड क्लास क्या है, जो क्लास पहले से बनी हुई है, और एक ऐसी क्लास जो उसके सारे फीचर्स को यूज़ कर सकती है, तो वो कौन सी होगी, वो सब क्लास होगी ना, क्योंकि सब क्लास क्या है, जो उससे इनहेरिट हुई है, यानी ये बेस क्लास थी, एस्टैब्लिश्ड क्लास यानी बेस हो गई या फिर सुपर क्लास होगी, और जो ये सब क्लास है वो क्या कर पा रही है, इनहेरिट होने के बाद उसके सारे फीचर्स को ले पा रही है, एसेस कर पा रही है। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स कंटेन स्टेट एंड बिहेवियर, डेट एंड टाइम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्टेट एंड बिहेवियर होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, स्टेट एंड बिहेवियर। यानी स्टेट एंड बिहेवियर का बेसिकली मतलब क्या है आपका, कि डेटा और फंक्शंस हैं उनके, ठीक है। नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर एक्सपोज्ड थ्रू मेथड्स, डेटा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो वो बोलता है जो बिहेवियर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कौन दिखाएगा, उसका मेथड दिखाएगा। कौन दिखाएगा, मेथड। अभी हमने अब क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि स्टेट एंड बिहेवियर होते हैं, तो स्टेट एंड बिहेवियर मतलब हो गए डेटा एंड फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो कौन शो करता है, उसके मेथड्स यानी फंक्शंस। नेक्स्ट है आपका मैच करना है आपको ये
विद वन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो सबसे पहले है मॉड्यूलैरिटी, सिंगलटन ऑब्जेक्ट, कंटेनर और फैक्ट्री। ठीक है, तो मॉड्यूलैरिटी इसका जो आंसर आर ओवर हियर, तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि लिखा क्या क्या हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड्यूलैरिटी है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, कंटेनर और फैक्ट्री है। जो आपकी लिस्ट 2 है उसके अंदर है एन ऑब्जेक्ट हुज पर्पस इज टू क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और द सोर्स कोड फॉर एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एंड मेंटेन इंडिपेंडेंटली ऑफ द सोर्स कोड फॉर ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट दैट इज द ओनली इंस्टांस ऑफ द क्लास ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका अगर हम मैच करके देखें तो वी आर गोइंग टू सी कि अगर हम मॉड्यूलैरिटी को देखें तो इसका मैच करेगा हमारा 2 के साथ। द सोर्स कोड फॉर एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एंड मेंटेन इंडिपेंडेंटली ऑफ द सोर्स कोड फॉर द अदर ऑब्जेक्ट्स। तो मॉड्यूलैरिटी का मतलब यही था ना, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फंक्शंस की तरह ही होते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, जो कोड होता है उनको इंडिपेंडेंटली रख लेते हैं ताकि बाकी ऑब्जेक्ट्स का बस उसको कॉलिंग करनी है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी उसको एसेस कर सकते हैं। तो यही हमारा जो मेन था मॉड्यूलैरिटी का पर्पस था कि री राइट नहीं करना पड़ेगा हमें, बस उस जगह पे एक जगह पे लिख दो और बाद में हमको सिर्फ उसकी कॉलिंग करनी है और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सिंगलटन ऑब्जेक्ट। सिंगलटन ऑब्जेक्ट इससे 3 वाला है। एन ऑब्जेक्ट दैट इज द ओनली इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। सिंगलटन का मतलब यहाँ पे सिंगल है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट। तो थर्ड में वो यही बता रहा है कि सिर्फ अगर क्लास का पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वो क्या बनेगा, आपका सिंगलटन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है कंटेनर। तो अगर आप फोर्थ को देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स। कंटेनर क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रख सकता है। एंड लास्ट इज योर फैक्ट्री। फैक्ट्री का है 1, एन ऑब्जेक्ट हुज पर्पस इज टू क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स। फैक्ट्री भी जैसे आपको पता ही है, उसमें आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, तो सिमिलरली यहाँ पे फैक्ट्री का मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट जिसका पर्पस क्या है कि अदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज योर hiding internal data from the outside world and accessing it only through publicly exposed methods is known as data binding, encapsulation, both या none of these। तो यार आंसर ये तो सबको ही पता है, इनकैप्सुलेशन होती है। इनकैप्सुलेटिंग का मतलब होता है कि हम जो हमारे डेटा और फंक्शंस होते हैं उनको बाइंड कर देते हैं टुगेदर ताकि उनको कोई देख ना पाए। ठीक है, तो अगर हम हाइड कर रहे हैं उनको आउटसाइड वर्ल्ड से कि हर कोई उसको देख ना पाए तो उसको आप इनकैप्सुलेशन बोलते हो। अ ब्लूप्रिंट फॉर अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इंस्टांस है या नन ऑफ दीज है। तो आंसर है आपका क्लास। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो उसकी क्लास रहेगी। कॉमन बिहेवियर कैन बी डिफाइंड इन अ डैश एंड इनहेरिटेड इनटू अ सब क्लास यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। सुपर क्लास, न्यू क्लास, बोथ या नन ऑफ दीज। तो वो इसमें बोलता है कि जो कॉमन बिहेवियर है वो किस में डाल सकते हैं और बाद में वो इनहेरिट हो सकता है एक्सटेंड कीवर्ड से। तो ऑब्वियसली कॉमन बिहेवियर को मैं एक सुपर क्लास में डाल दूंगी यानी ए में। ठीक है, और बाद में उसको हम इनहेरिट करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद नो इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज इंस्टांस, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसमें यह इंटरफेस, देखो जब भी हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी होती है ना मेथड्स की, मेथड के नेम तो लिखने होते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब है कि उनकी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ठीक है, सिर्फ उनका नेम लिखना है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। अ नेम स्पेस दैट ऑर्गेनाइजेज क्लासेस एंड इंटरफेसेस बाय फंक्शनैलिटी इज नोन एज पैकेज, ऑब्जेक्ट, इंस्टांस या नन ऑफ दीज। वो बोल रहा है एक ऐसा नेम स्पेस जो ऑर्गेनाइज करेगा बाय फंक्शनैलिटी, मतलब उनको अकॉर्डिंगली रखेगा कि जो ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं पैकेज। तो आंसर विल बी ए। द टर्म API स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रो इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है सी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड। अगर आपने न्यू क्लास को बनाना है तो ये तो अब तक हमें पता ही है, इसका आंसर सी होगा, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टेम्प ऑफ टाइप फ्लोट इज। देखो एड्रेस के लिए जो आपका ऑपरेटर यूज होता है वो होता है एंड वाला ऑपरेटर को हम एम्परसेंड बोलते हैं। तो जब भी किसी चीज़ का मुझे वो चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस, मतलब उस वेरिएबल के आगे एंड लगा दोगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर आप स्टार लगा दोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो स्टार जो होता है आपका वैल्यू ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट इज योर, आपको मैच द फॉलोइंग करना है अगेन। तो देखते हैं इसमें
प्रोटोटाइप है, प्राइवेट है क्लास, उसके बाद इनहेरिटेंस है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स है. Either restrict the access to the class itself, source code of an object can be written and maintained independently of the source code for other objects, are conceptually similar to real world objects, is a way to reuse code of the existing objects, establish a subtype from an existing object. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटोटाइप क्या होता है आपका. इसमें होगा योर आंसर विल बी 2B. देखो प्रोटोटाइप क्या कह रहा है, द सोर्स कोड फॉर एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एंड मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द सोर्स कोड फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू क्लास इटसेल्फ, खुद में रिस्ट्रिक्शन होगी, मतलब उस क्लास में ही है कि उसके अलावा उसको कोई यूज नहीं कर सकता. देन इज योर इनहेरिटेंस का देखो फोर्थ, इट इज अ वे टू रीयूज कोड को रीयूज करना. ठीक है, तो इनहेरिटेंस हो गया. लास्ट इज योर सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, तो इसका है 3, आर कंसेप्चुअली सिमिलर टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स. जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से मैच कर रहे होते हैं ना कॉन्सेप्चुअली, तो वो आपका सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा. तो आंसर विल बी B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्लास C is derived from class B which is derived from class A all through public inheritance, then a class C member function can assess. अब वो बोलते हैं क्लास है C, वो डिराइव हुई है फ्रॉम अ क्लास B, ठीक है, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ क्लास A ऑल थ्रू पब्लिक इनहेरिटेंस. देन अ क्लास C मेंबर फंक्शन कैन एसेस. जो एक क्लास C का मेंबर है वो क्या क्या एसेस कर सकता है, क्योंकि सब में A सबसे ऊपर A है, इसका मतलब उसके बाद B आई, उसके बाद C आई, तीनों में पब्लिक इनहेरिटेंस थी, तो अब C क्या क्या एसेस कर सकता है. प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डेटा ओनली इन C एंड B, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डेटा ओनली इन C, प्राइवेट डेटा इन A एंड B, प्रोटेक्टेड डेटा इन A एंड B. तो देखो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी D, प्रोटेक्टेड डेटा इन A एंड B. देखो पब्लिक तो वो एसेस कर ही लेगा, लेकिन प्राइवेट वो एसेस कर नहीं सकता, इसलिए आपका C ऑप्शन चला गया. ठीक है, और जो A ऑप्शन है उसमें A क्लास नहीं आ रही है, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग. नहीं तो अगर वो C एंड B एंड A कर देता तो भी उसका आंसर ठीक हो जाता, क्योंकि वो A का डेटा एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड डेटा आ जाएगा. जब भी आपकी पब्लिक इनहेरिटेंस होगी तो जितना भी प्रोटेक्टेड डेटा होगा वो भी शो हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होगा. इसलिए A के अंदर अगर वो C B के साथ A लिख देता तो भी ऑप्शन ठीक होता. B ऑप्शन इज़ रॉन्ग, क्योंकि वहाँ ना B है ना A है, इसलिए D ऑप्शन करेक्ट है. नहीं तो इसके साथ इसको अगर ये पब्लिक भी लिख देता, ठीक है, तो वो भी आपका ठीक रहता. मतलब पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा दोनों ही A B का जो है वो C क्लास एसेस कर सकती है. तो अभी के लिए वो ऑप्शन नहीं है, तो D ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा वैलिड लग रहा है. इफ़ द वेरिएबल काउंट एक्सीड्स 100, अ सिंगल स्टेटमेंट दैट प्रिंट्स टू मैनी इज. अब आप यू कैन सी द ऑप्शंस, तो यार आंसर विल बी, देखो उसने क्या एक कहा है आपको, इफ़ द वेरिएबल काउंट एक्सीड्स 100, मतलब अगर काउंट की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाए तो टू मैनी प्रिंट कराना है आपको. तो कैसे आएगी, तो सबसे पहले कंडीशन तो आएगी, तो तीनों में इफ़ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में पहले में लिखा है काउंट लेस देन 100, वो तो गलत है क्योंकि हमें तो ग्रेटर देन 100 चाहिए, एक्सीड का मतलब ग्रेटर होता है, तो BC ऑप्शन ठीक हो गए. उसके बाद सी आउट के बाद जो आपके एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ना, बस उस सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो जो करेक्ट सिंबल है दैट इज़ इन C ऑप्शन. वो टू मैनी तो ठीक लिखा है, सेमीकोलन भी ठीक है, बस वो जो सिंबल का फ़र्क आ रहा था एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का, वो C वाला होता है, वो ये वाला होता है आपका. ठीक है, तो बस इसकी वजह से B ऑप्शन आपका गलत हो गया. नेक्स्ट इज usually a pure virtual function has complete function body, will be called only to delete an object, is defined only in derived class. देखो जो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना, उसकी फंक्शन बॉडी तो होती ही नहीं है. ठीक है, कॉल तो होगा, नहीं तो बना के हो रही है. विल बी कॉल्ड ओनली टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ डिफाइंड ओनली इन डिराइव्ड क्लास, ये ठीक है. ठीक है, इसको आप डिराइव्ड क्लास के अंदर डिफाइन करते हो. नेक्स्ट है आपका ओवरलोडिंग द फंक्शन ऑपरेटर, रिक्वायर्स अ क्लास विद एन ओवरलोडेड ऑपरेटर, रिक्वायर्स अ क्लास विद एन ओवरलोडेड, ये ऑपरेटर दे रखा है. अलाउज यू टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स दैट एक्ट सिंटैक्टिकली लाइक फंक्शंस, यूजुअली मेक्स यूज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, वो बोल रहा है कि जो ओवरलोडिंग ऑपरेटर है वो क्या करेगा, इट रिक्वायर्स, इसका आंसर होगा आपका A, इट रिक्वायर्स अ क्लास विद एन ओवरलोडेड ऑपरेटर. देखो अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हो फंक्शन ऑपरेटर की, तो एक क्लास भी चाहिए जिसके अंदर ओवरलोडेड ऑपरेटर हो. ठीक है, तो आंसर विल बी A. नेक्स्ट है 28, इन C++ द रेंज ऑफ साइंड इंटीजर टाइप वेरिएबल इज,
तो इसका जो आंसर होता है ना, इसका आंसर बी होता है, -2 raised to power 15 to 2 raised to power 15 - 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओके, our next question is if an array is declared as int a4 है, 3012 आपका array है, तो a0 और a4 में आपकी क्या वैल्यूज़ होंगी। देखो आपको पता है कि जब आप C++ में स्टार्ट करते हो इंडेक्सिंग एरे की, तो इट स्टार्ट्स विद योर 0। तो 3 के लिए 0 इंडेक्सिंग है, 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है। तो जब आप a0 को ढूंढ रहे हो तो a0 तो आपका 3 हो जाएगा, फिर a1 ये, a2 ये, a3 ये। बट नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर a4, तो a4 में तो कुछ है ही नहीं आपका डेटा, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस 0। तो a0 के लिए तो 3 हो गया और a4 के लिए आपका 0 हो गया, क्योंकि देयर इज़ नो डेटा। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल पासिंग। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मैकेनिज्म कर रहे हो, एक डिराइव्ड क्लास से या फिर से डिराइव कर रहे हो ना, तो उसको मल्टी लेवल बोलते हैं, लेवल्स बन जाता है। जैसे अब क्वेश्चन में हमने किया था ना, ए से बी और बी से सी, तो वो था। नेक्स्ट आता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आपका जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो वर्चुअल फंक्शन से आपका अचीव हो सकता है। अ फंक्शन कॉल मैकेनिज्म दैट पासेस आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन बाय पासिंग अ कॉपी ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल बाय नेम, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू रिजल्ट। तो इसका आंसर रहेगा कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज़ की कॉपी को पास कर रहे हो। अगर आप एड्रेस पास करते हो तो उसको आप कॉल बाय रेफरेंस बोलते हो। अगर आप सिंपल उनकी वैल्यूज़ को ही डायरेक्टली पास कर देते हो, बेसिकली यू आर पासिंग देयर वैल्यू। जब आप पास करते हो तो उनकी कॉपी जाती है, डायरेक्ट आप वर्क तो कर नहीं सकते उस पर, तो हम उसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। कॉल बाय नेम जब हम नेम को पास करते हैं, ठीक है। इन द C++ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज अकम्प्लिश्ड विद द ऑपरेटर। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी है वो किससे होगी, न्यू ऑपरेटर से, दिस ऑपरेटर से, मेलॉक से या फिर आपकी है डिलीट से। तो आपका आंसर है इसमें न्यू। देखो जो मेलॉक है ना वो सी में यूज़ होता है, सी लैंग्वेज में, नॉट इन C++। दिस आपका पॉइंटर है और डिलीट फंक्शन तो डिलीशन के काम आता है। तो अगर मेमोरी को एलोकेट करना है तो उसके लिए आप न्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑपरेटर का। नेक्स्ट इफ वी क्रिएट अ फाइल बाय इफ स्ट्रीम देन द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ द फाइल इज़। तो जो डिफ़ॉल्ट मोड रहेगा वो रहेगा iOS इन, क्योंकि इनपुट में रहेगा ना वो डिफ़ॉल्ट में, तो आंसर बी है। नेक्स्ट है वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक इज विजिबल from the point of definition onward in the program, from the point of definition onward in the function, from the point of definition onward in the block throughout the function। तो देखो वो बोलता है, इसका आंसर रहेगा आपका सी। वो बोलता है जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है विद इन ब्लॉक इज़ विजिबल। आपने एक वेरिएबल को डिफाइन किया एक ब्लॉक के अंदर, तो वो कहाँ से कहाँ तक विजिबल होगा, तो वो रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन ऑनवर्ड इन द ब्लॉक। मतलब जहाँ से उस ब्लॉक में उसकी डेफिनेशन, जहाँ से आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे वहीं से उसकी विजिबिलिटी रहेगी। और वंस आपका ब्लॉक ख़त्म हो जाता है ना जहाँ पे, उसकी वहीं पे विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सेकंड ब्लॉक में उसको यूज़ करते हो तो फिर वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई वेरिएबल ब्लॉक के अंदर ही बनाते हो तो सिर्फ उसका स्कोप जो होता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक रहता है, उसके आगे पीछे नहीं होता। नेक्स्ट द ब्रेक स्टेटमेंट causes an exit from the innermost loop, only from the innermost switch, from all loops and switches, from the innermost loop or switch। तो आपका जो आंसर है दैट इज डी, फ्रॉम द इनरमोस्ट लूप और स्विच। जो ब्रेक जब करते हो ना, देखो स्विच में भी आप ब्रेक कर सकते हो जैसे ही, क्योंकि स्विच की हर उसके बाद हम एक ब्रेक लगाते थे, हर जो भी कंडीशन थी, क्योंकि जहाँ ब्रेक क्यों लगाते थे, नहीं तो वो नीचे के सारे जितना भी कोड लिखा होता था, इवन आफ्टर गेटिंग द आंसर वो उसके नीचे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जब मुझे आंसर मिल जाए तो उसके बाद रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट ना हो, हम स्विच में हर उसके बाद ब्रेक लगाते हैं। इनर मोस्ट और जब लूप्स में लगाते हो ना तो ब्रेक आपको सबसे नहीं निकालेगा, जो सबसे इनर मोस्ट लूप होगा उससे निकाल के आपको कर देगा। अगर आपने नेस्टेड लूप्स का प्रोग्राम बना रखा है तो जो रिमेनिंग लूप्स होंगे दे विल एक्चुअली वर्क, और आगे काम करता रहेगा फिर वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लेजिटिमेटली पास्ड टू अ फंक्शन, अ कॉन्स्टेंट, अ वेरिएबल, अ स्ट्रक्चर, अ हेडर
फाइल। आप किसको पास नहीं कर सकते हो? तो ऑब्वियसली द आंसर इज हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल को हम पास नहीं करते। हम स्ट्रक्चर, कांस्टेंट नंबर्स हो गए, वेरिएबल आपका ABC हो गया, स्ट्रक्चर को भी आप पास कर सकते हो। स्ट्रक्चर यूनियन जो हम C में बनाते थे, हेडर फाइल आपके पास नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये तो फाइल होती है आपकी। अ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ट्रू फॉर क्लासेज इज दैट दे आर रिमूव फ्रॉम मेमोरी व्हेन नॉट इन यूज, permit data to be hidden from other classes, can bring together all aspects of an entity in one place, can closely model objects in the real world। वो क्या क्या बोलता है? अ प्रॉपर्टी जो क्लासेस के लिए ट्रू नहीं है। पहले तो बोल रहा है दे आर रिमूव फ्रॉम मेमोरी व्हेन नॉट इन यूज। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे क्लास के लिए, जब तक आप डिस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे फॉर योर क्लास, तब तक वो डिलीट नहीं होगी। परमिट डेटा टू बी हिडन फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस, नहीं ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा एसएस मॉडिफायर यूज़ कर रहे हो। ब्रिंग्स टुगेदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी इन वन प्लेस, ऐसा नहीं है, सारे एस्पेक्ट्स एक एंटिटी में नहीं आते, आप ऑब्जेक्ट्स का बनाइए, अलग अलग उसमें चले जाएंगे। कैन क्लोजली मॉडल ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड, ये भी ट्रू है। तो आपका जो सी आंसर है दैट इज रॉन्ग, हमें नॉट ट्रू बताना था ना, तो वो सी है, एक प्लेस में नहीं आते, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है यू कैन रीड इनपुट दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट यूजिंग, क्वेश्चन है यू कैन रीड इनपुट that consist of multiple lines of text using the normal cout combination cin.get function with one argument, cin.get with two argument, cin.get with three argument। तो अगर आपको रीड करना है इनपुट जिसमें मल्टीपल लाइन है टेक्स्ट की, तो आप 2 आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। तो योर आंसर इज cin.get फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। द कीवर्ड फ्रेंड डज नॉट अपीयर इन, कीवर्ड आपका कहाँ पे अपीयर नहीं होता है? फ्रेंड। क्लास अलाउइंग एसेस टू अनदर क्लास, नहीं, क्लास आपकी फ्रेंड बन सकती है। क्लास डिसायरिंग एसेस टू अनदर क्लास, वो भी फ्रेंड बन सकती है। प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन है, पब्लिक सेक्शन आपका फ्रेंड बन सकता है क्योंकि वो एसेस हो सकता है, प्राइवेट नहीं बनेगा क्योंकि उसको कोई भी एसेस नहीं कर सकता, वो पहले ही हमने देख लिया था। प्राइवेट वाला एरिया को आप किसी भी तरीके से ऐसे एसेस नहीं कर सकते, फ्रेंड वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते। तो यार आंसर विल बी सी। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड टेम्पलेट। तो यार आंसर इज इनहेरिटेंस, तो न्यू क्लास बना रहे हो तो इनहेरिटेंस है। इफ यू वांटेड टू सॉर्ट मेनी लार्ज ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स, इट वुड बी मोस्ट एफिशिएंट टू place them in an array and sort the array, place pointers to them in array and sort the array, place them in a linked list and sort the linked list, place references to them in an array and sort the array। तो बेस्ट मेथड तो यही रहेगा कि आप उसको लिंक लिस्ट में डाल लो। ठीक है, वो अगर आपको बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट्स है या स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि देखो एरे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अब कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन को ढूंढना इज़ वेरी हार्ड। लिंक लिस्ट का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहली बात तो ये, अगर आपका लार्ज ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस हो सकता है मेमोरी में, कहीं और प्लेस हो सकता है, और लिंक लिस्ट में भी सॉर्टिंग जो है वो आपकी ईजिली हो जाती है। ठीक है, एसएस टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, दैट्स वाई हम लिंक लिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है आपका अ फ्रेंड फंक्शन टू अ क्लास सी कैन नॉट एसेस। देखो फ्रेंड फंक्शन टू अ क्लास, एक क्लास है सी, वो क्या एसेस नहीं कर सकता? प्राइवेट डेटा मेंबर एंड फंक्शन, पब्लिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास ऑफ सी। एक फ्रेंड फंक्शन था टू अ क्लास सी कैन नॉट एसेस, वो क्या क्या एसेस नहीं कर सकता? वो जो एसेस नहीं कर सकता ना, वो है आपका डी, द डेटा मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास ऑफ सी, वो उसको एसेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज द ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कौन से वाला ऑपरेटर इनमें से ओवरलोड नहीं हो सकता? तो आंसर है बी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये आपको पता है कि ये क्लासेस को जब हम उनको इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको ओवरलोड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रक्ट इज द सेम एज अ क्लास एक्सेप्ट दैट there are no member function, all members are public, cannot be used in inheritance hierarchy, it does not have a pointer। देखो जो आपका स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था ना वो सी में था, और क्लास का कॉन्सेप्ट C++ में आया। यूनियन और स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते थे उनका भी यही वर्क था कि वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से डील कर पाए, लेकिन द रीज़न वॉज कि उनके अंदर कुछ चीज़ों की कमी थी, लाइक इनहेरिटेंस नहीं थी उनके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट वो पूरी तरीके से मैपिंग नहीं कर पा रहे थे रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स की, और वही डिफरेंस बना था फिर क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर। नहीं तो काम स्ट्रक्चर और यूनियन का भी यही था कि वो रियल टाइम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रक्ट कर पाएँ। तो पहले वही बने थे, फिर उनसे बेटर केसेस में ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस आई थी,
ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था आपका, ये आया था। तो इसीलिए आंसर सी रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी आप पॉइंटर को यूज़ कर सकते हो, उसके मेंबर्स भी पब्लिक होते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेंबर फंक्शन नहीं होते, सब कुछ चल जाता है बाकी सब। नेक्स्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इट हैव टू बी रीडिफाइंड इन द इनहेरिटेड क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने पढ़े ही थे कि ये जो आप क्लास को इनहेरिट करेंगे वहाँ पे आपको इनको डिफाइन यानी इनको इनका डिटेल देनी पड़ेगी। कैन नॉट हैव पब्लिक एसेस स्पेसिफिकेशन आर मैंडेटरी फॉर अ वर्चुअल क्लास, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ये रहेगा, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि इनको जब इनहेरिट करेंगे तो आपको इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंट व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन मे बी प्लेस्ड इन द थ्रो कीवर्ड, the function that has caused the error, the catch block, an object of the exception class। तो वो बोलता है कि जब भी आप कोई एक्सेप्शन को थ्रो करोगे तो उसको पकड़ेगा कौन, तो वो उसको पकड़ता है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में मतलब हैंडलिंग होती है बेसिकली, मतलब क्या है कि हैंडल कहाँ होगी, कैच ब्लॉक में। थ्रो तो कर दी कि इस कोड में ट्राई के अंदर तुमने वो डाल दिया जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, जिस कोड में जहाँ पे तुमको लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आई है उसको तुम थ्रो कर दोगे उस वेरिएबल को, तो उसको हैंडल कौन करेगा, उसको करेगा कैच ब्लॉक, जिसके अंदर अब आप वो सारी स्टेटमेंट्स डालेंगे जो आप चाहते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो वो चीज़ आपकी एग्जीक्यूट हो, ठीक है, जो चीज़ आप करवाना चाहते हो, तो वो हैंडलिंग विल बी डन बाय योर कैच ब्लॉक, विच इज़ योर सी आंसर। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन इम्प्लाइज ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग। देखो जो वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक बाइंडिंग में है, मतलब रन टाइम पे अगर आप बाइंडिंग को करना चाहते हो तो आप वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करते हो। एंड द पॉइंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंटर इम्प्लिसिटली पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट, कैन बी एक्सप्लिसिटली यूज्ड इन अ क्लास, कैन बी यूज्ड टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखो जो पॉइंटर है वो इम्प्लिसिटली पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को, तभी तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को ए डॉट कुछ भी लिखते हो तो वो आपका काम हो जाता है, पॉइंटिंग हो रखी है तभी तो कर रहा है। कैन बी एक्सप्लिसिटली यूज इन अ क्लास, यस, आप पॉइंटर दिस पॉइंटर है, आप उसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा मेंबर या ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के लिए। कैन बी यूज टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, आप पॉइंटर्स की हेल्प से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करवा सकते हो, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है दैट इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। So friends, I have discussed today 50 questions. This is part 1 of my video. Tomorrow I am going to make another video in which I am going to discuss the remaining questions. I hope you are going to like this video. Thank you.